but I'll introduce Sir first. I'll be reading his introduction. So Sir is, his name is Dr. Satya Ranjan Acharya, and he's an academician in the areas of entrepreneurship education. He holds expertise in training budding entrepreneurs as well as grooming developed entrepreneurs. He is a professor and director at Department of Entrepreneurship Education at EDII, Entrepreneurship Development Institute of India. He is currently leading the Hastakala Setu project sponsored by the Commissioner of Cottage and Rural Industries, Gujarat. Before joining EDII, he was associated with reputed business schools and worked as a research fellow at Hale Chair of Entrepreneurship at IIM Ahmedabad. He has attended Startup Accelerator in the entrepreneurship ecosystem at Masav, Israel's Agency for International Development Cooperation, Israel, and application of business simulation for entrepreneurship teaching at the University of Tennessee, USA, added to his proficiency in the areas of entrepreneurship. He teaches courses in new enterprise creation, entrepreneur finance, and security analysis. He has conducted various management development programs in areas such as agri-entrepreneurship, technology entrepreneurship, and business incubation. He has organized various faculty development programs on entrepreneurship teaching and startup incubation for the Department of Education, Government of Gujarat. He is engaged with startup-focused initiatives of the Government of Gujarat, the MHRD Innovation Cell at the All India Council of Technical Education, and various universities and institutions. He is also the director of Cradle Center for Advancing and Launching Enterprise. This a DST-sponsored incubation center at EDII. So I, on behalf of all these startups, I welcome Sir. And now I would like to request Kumar Sir to present a welcome. जैसा कि राजीव ने डॉक्टर सत्या जी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, तो हम डॉक्टर सत्या जी का स्वागत करते हैं हब में। ये किसी दूसरे काम से बिहार आए थे और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने स्टार्टअप इंक्यूबिटीज हैं उन सबके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, और ये अपने कम समय में इसके लिए रेडी हुए। हमारे CIMP में भी हमारे बच्चों को इन्होंने गाइड किया और आप लोगों के साथ भी आए हैं। तो आप लोग जो इनका एक्सपर्टीज है उसका आप लोग लाभ उठाइए, और हम डॉक्टर सत्या जी को अपने यहाँ आगे भी आमंत्रित करते रहेंगे। डॉक्टर साहब हम लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं, और हम लोग मिल करके पूरे हब के लिए, पूरे बिहार के लिए हम लोग बहुत तरह की योजनाएं बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिले, स्टेट को लाभ मिले। और EDI और CIMP मिल करके बिहार में बहुत चीज करने जा रहा है, बहुत कुछ करेगा स्टार्टअप के फील्ड में। हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्या का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक अब मैं कोई प्रेजेंटेशन ऐसे कुछ नहीं, मैं चाहता था कि आप लोग से बात करूं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। कुछ इंक्यूबेशन इकोसिस्टम से जुड़ा हूं पिछले 5 सालों से शायद। कुछ मैं अभी 2 इंक्यूबेटर, एक DST है, एक अटल इंक्यूबेशन, बाकी इंक्यूबेशन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करते रहता हूँ। कुछ पता है कि मेरे को स्टार्टअप रिलेटेड क्या चैलेंजेस है हर एक जगह पे जो भी स्टार्टअप है, वो आई थिंक आपके साथ भी होगा। तो मैं उसको ज़्यादा इंटरैक्टिव करूंगा, हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है कि जो हम लोग अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं, हम लोग एक्चुअली स्टार्टअप है कि नहीं है। आप स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करते हैं? हम किसको स्टार्टअप बोलेंगे और किसको बिजनेस आइडिया बोलेंगे? ये दोनों सेम है कि डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? स्टार्टअप बेसिकली नया इनोवेशन और एक बड़े, यानी स्टार्टअप पे कहीं ना कहीं इनोवेशन होना जरूरी है। इनोवेशन होना चाहिए, वो स्केलेबल होना चाहिए। परफेक्ट, स्केलेबल होना चाहिए। ओके। और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास हो। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही प्रॉब्लम सोल्यूशन है। अगर हम बड़े से डिफाइन करेंगे, जैसे मैं इसलिए बात करता हूँ कि अब कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है कि हम मेरा बिजनेस आइडिया स्टार्टअप है या एक बिजनेस है, उस पे डिफरेंस ये है कि उनके बीच का जो फंडिंग मैकेनिज्म है, वो जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है, दोनों में डिफरेंस है। और दोनों को कंपेयर करने में हम जब कंबाइन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इश्यूज होता है। कहीं भी बिजनेस की बात करेंगे तो शुरुआत तो आइडिया से होता है।
तो आप लोग को सब पता है कि आइडियाज के आपको, आई थिंक आप लोग सारी स्टार्टअप हो तो आपके पास, सबके पास आइडियाज होता है। चैलेंज हम लोग के पास ये होता है कि जो आइडिया को हम कभी बिजनेस आइडिया बनाने में ही चैलेंज होता है। तो पहला स्टार्टअप चैलेंज मैं सबके साथ बात करता हूँ, हो सकता है आपके साथ भी हो, कि हम आइडियाज को बिजनेस आइडिया बनाने में चैलेंज होता है। अगर आप सहमत हो या आपको लगता है कि ये सही है, और आइडिया और बिजनेस आइडिया में डिफरेंस क्या है? बिजनेस आइडिया में है कि वो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ उससे हम मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, तो जहां पे कस्टमर आपकी आइडिया या सोल्यूशन के लिए पैसा देने को तैयार है, हम उस कंडीशन में आइडिया को बिजनेस आइडिया बनाते हैं। स्टार्टअप का नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है? टिपिकली स्टार्टअप का बिजनेस आइडिया के बाद सब जो बात करते हैं, हो सकता है आपके साथ भी हुई हो, कि हमको स्टार्टअप का बिजनेस आइडिया के बाद नेक्स्ट पॉसिबल चैलेंज आता है कि फंडिंग का इश्यूज होता है। तो आपको लगता है फंडिंग एक चैलेंज है? उनको स्टार्टअप का डेफिनेशन अगर मैं अपने, हाँ सर, मैं इसीलिए सबको चाहता हूँ कि आप खुल के बात करो तो। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल हाँ, विद इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलिजेंस विद इंटेलेक्चुअल कैपिटल और विदाउट कैपिटल। मतलब आपके पास आइडिया है, आपके पास इंटेलेक्चुअल तो आ चुका है, उसका कुछ कैसे सॉल्यूशन नहीं वो भी आपके पास आ चुका है, बट पैसा है। और वही अगर मान के चलिए, नहीं तो फिर रिलायंस जियो भी स्टार्टअप ही कहलाता, बट हमारे उनमें क्या फर्क है? परफेक्ट। कहीं भी किसी एक समय पे उन लोग स्टार्टअप थे, शायद आज स्टार्टअप नहीं है। पर मुकेश अंबानी ने बोला भी है कि इंडिया बिगेस्ट स्टार्टअप इज जियो, रिलायंस जियो। हाँ जी, बट हम कभी उनके बारे में बोलते नहीं, बिकॉज सर आपने अभी सबने बोला कि बिजनेस आइडिया ये होता है जिसके लिए कस्टमर पैसा देने को तैयार है। अगर कस्टमर पैसा देने को तैयार है तो मेरे को फंडिंग के लिए क्यों चैलेंज है? स्केलेबिलिटी के लिए, चलिए आप लोग जितना मेरे को आइडिया है, जो सर से मैं बात किया था, आप लोग को एक लेवल का फंडिंग ऑलरेडी मिल चुका है, इफ दैट इज ओके, मैं जो बोल रहा हूँ। यस यस सर, आप उस फंडिंग को लेवरेज करके आप आगे सेकंड लेवल का कितना फंडिंग रेज कर चुके हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 250 स्टार्टअप के साथ इनिशियली जब हम लोग फंडिंग किया था, करीब 25 लाख रुपया गवर्नमेंट 15 से 25 लाख रुपया का फंडिंग करता था। गुजरात और केरला वॉज पायनियर। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स ने इसको ऑपरेट किया है, जिसको हम ग्रांट फंडिंग बोलते हैं। मैं जितनी करीब 150 से 200 स्टार्टअप का जो ग्रांट फंड लिया है उनके साथ वर्क किया है, और मेरे को एक चीज सबसे बड़ा दिखाई दिया कि जो 150 जिनको इनिशियल लेवल पे पैसा मिला था, हाउ मेनी ऑफ देम हैज गॉन अहेड एंड रेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग? हाँ जी, देखिए एक फंड होता है इन्वेस्टर का, एक फंड होता है कस्टमर का। यस तो हमने इन्वेस्टर का फंड तो नहीं लिया, कस्टमर का फंड जरूर आया। यस, तो कस्टमर का फंड हमने 10 लाख लिया था, 10 लाख से हमने 10 करोड़ कस्टमर का, 15 करोड़ Great. कस्टमर का लाया। यस, यानी कस्टमर आपका प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है। परफेक्ट। सो अगेन ये मेरे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बात करो, हो सकता है आपके साथ जो स्पेसिफिक हो सकता है। जितनी भी स्टार्टअप के साथ मैंने काम किया है, मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई दिया कि इनिशियल फंड रेज मिलने के बाद उनको सब्सिक्वेंट फंड रेज और नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं एक एडटेक कंपनी हम लोग काम कर रहे थे, जहाँ पे 7 to 8 थे, उनको एक इनिशियल फंडिंग ओमान से हमको दिया था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग था। हम लोग एक ई बुक बनाने की कोशिश कर रहे थे। 7th 8th स्टैंडर्ड का जो साइंस का बुक है उसको हम ई बुक पे कन्वर्ट कर रहे थे, एंड यूज ऑल पॉसिबल टेक्नोलॉजी के। अगर कोई एक स्टूडेंट पर देखना चाहता है कि हार्ट बीट कैसा है, हार्ट कैसे रोटेट करता है, आई थिंक आप लोग टेक्नोलॉजी क्या हो आप लोग सब रिलेट कर पाओगे। हम 360 डिग्री हार्ट को घुमा के, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, वहां से निकलता है। बहुत जगह पे मैं उस आइडिया को लेके पिच किया था कि सच ए पावरफुल टूल मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं भी आपकी तरह फैकल्टी हूँ जो स्टार्टअप के साथ काम करता है। तो जब हम लोग को ई बुक का आइडिया दिया, सबने बहुत ताली बजाया। फंडिंग मिला हमको इनिशियली, हमने पूरी करीब 10 या 9 जने का एक टीम बनाया, एसेट पे इन्वेस्ट किया। वी बॉट अराउंड बेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर्स, बिकॉज ग्राफिक और इंटरफेस हमको बनानी थी, अच्छा सा बनाया। और 7th और 8th मंथ्स का जब कंप्लीट होते गया, तब तक हमको दिखाई दिया कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, और हम नेक्स्ट लेवल का फंड रेज करने के लिए कोशिश किया। एंड नेक्स्ट लेवल का फंड रेज करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जिस दिन हमको कंपनी को कंप्लीटली क्लोज डाउन करना पड़ा। मैं अपनी फेलियर का स्टोरी सबसे बात करता हूँ। सब सक्सेस बोलते हैं, मैं एटलीस्ट बहुत सारी फेलियर आइडिया के साथ काम कर रहा हूँ।
तो एक एक करके आप जो भी जिस इंडस्ट्री के बात करेंगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एक पहला मेरा एक वन ऑफ द एडटेक कंपनी था जिसका अंदर हमको पूरी तरह से फेलियर हुआ। तो मैं उसकी लर्निंग लिखा कि मेरे को कहाँ पे इश्यूज कहाँ से आया। पहला इशू जो मैं उससे लर्न किया था कि जब हमको पैसा मिला था हम लोग ने पैसे को मैनेज करना नहीं जान पाया कि हाउ वी शुड हैव मैनेज द मनी। पैसा मिला, हमने एम्प्लॉयज रखा, बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को रिटर्न करने की कोशिश किया, बेस्ट पॉसिबल एसेट पे इन्वेस्ट किया, बेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज किया, हम लोग ने पायरेटेड न्यू यूज किया, वी हैव डन एवरीथिंग। बट विद इन द 7-8 मंथ्स जब मैंने सी डॉट का हेड से भी बात किया था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात किया, सबने बोला कि ठीक है आप मेरे को एक एंड प्रोडक्ट दिखा दो, यानी आपका बुक दिखेगा कैसे। आपने 1 चैप्टर बनाया, 2 चैप्टर बनाया, 5 चैप्टर बनाया। हमने 8 महीने का कोशिश किया, एक कंप्लीट बुक को बना नहीं पाया। और कंप्लीट बुक बनाने के बाद जो बुक का बेसिक इशू था कि उसका एक हार्डवेयर चाहिए था। उस हार्डवेयर का जब हम बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का जो पैड है, यानी जैसे मैं पैड लेके घूम रहा हूँ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट फ्री पैड सबको ऑफर करते हैं। आई थिंक बहुत सारी स्कीम पे आजकल सारी पैड दे रहे हैं। तो हम लोग उस स्टेट गवर्नमेंट को जाकर बात किया कि आप जो पैड यूज कर रहे हो वहां पे हमारी कंटेंट डाल दो, तो आपका जो पैड है हमको भी कुछ पैसा मिलेगा। आप तो पैड दे रहे हो, बच्चे पढ़ लेंगे। बट 8 महीने का कोशिश के बाद हमने वो कंटेंट डेवलप नहीं कर पाया, और कंटेंट डेवलप करने के बाद गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाया कि हमारे प्रोडक्ट आप इसके अंदर लो। फंडिंग अमाउंट सम सीआर पे हमने रेस किया था एक वुमन का इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। गवर्नमेंट का 15 से 20 लाख था, बट आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा और एक स्टार्टअप आइडियाज पे हमने काम किया था कि फेलियर सुनना किसको पसंद नहीं होता है, बट मैं सिर्फ मेरी अपनी फेलियर इसलिए बताता हूँ कि ईच फेलियर से मैं कुछ ना कुछ लर्न किया है, और हम सब्सिक्वेंट स्टार्टअप आइडियाज पे काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, जो सक्सेस का पहला वन ऑफ द पैरामीटर है कि जो स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं उसकी स्टडीज है, आई थिंक MIT का स्टडी है, वहां पे इनकी स्टडीज है कि जो नंबर ऑफ प्रोमोटर्स वर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट दैट बिजनेस, तो जो वर्ल्ड वाइड का बेस्ट एवरेज है वो 3 to 5 है। आप रिसर्च अगर आप एजुकेशन में बिलीव करते हैं तो पहले मैं सबको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्टार्टअप हो कि नहीं। सेकंड, आप एजुकेशन में बिलीव करते हो कि नहीं। मेरे लिए बहुत पावरफुल चीज है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस किसी भी फील्ड पे करो, यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है और हम उस पर क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बात किया कि मल्टीपल प्रोमोटर्स होना बहुत जरूरी है, तो मैं सबको पूछता हूँ कि आपके पास मल्टीपल प्रोमोटर्स है क्या? आपको क्या लगता है, प्रोमोटर्स मल्टीपल होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए? लेकिन दिस इज एन ओपन आइडिया, मैं सिर्फ अपनी आइडिया शेयर करना हूँ, मैं कुछ नॉलेज कुछ नहीं देना। मैं बहुत फेलियर आदमी हूँ, ऑन एन एवरेज 100 से 80 to 100 स्टार्टअप पे काम करता हूँ साल पे, और मेरे को पता है कि 30 से 30 से 40 शायद नेक्स्ट ईयर नहीं देखेंगे, बिकॉज मैं उनके लिए पैसा रेज नहीं कर पाता हूँ या आगे नहीं हो पाता है। एंड ये रियलिटी है इंडिया का, और स्टार्टअप का यही प्रोसेस ही हमको लर्निंग देता है, जिसके लिए मैं सब्सिक्वेंट आइडियाज पे जब काम करता हूँ तो आई गॉट लॉट मेनी इनसाइट। आपको कितना लगता है कि नेटवर्किंग यानी को प्रोमोटर्स कितना होना जरूरी है? एटलीस्ट 3 तो बोलते हैं, बट आपने एक कोशिश किया है कि प्रोमोटर्स लेने के लिए, और प्रोमोटर में चैलेंज क्या होता है? मैं एक IIM अहमदाबाद का एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे थे, 2 जने थे, एक कोडर था, हार्डकोर टेक का था, और एक बिजनेस बैकग्राउंड के था। तो हम दोनों मिलके अच्छे से काम शुरू कर रहे थे। बट एवरी डे जब डे एंड होता था, वो कोडर क्या करता था कि सारी कंप्यूटर लैब एंड एवरीथिंग, जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है सबको शट डाउन करता था, सबको अच्छी तरह से लॉक करके जाता था। एंड वो कभी भी आपका जो पार्टनर है उसको कभी भी एक्सेस नहीं दिया था कि वो अपने कोडिंग को कैसे देख पाए। तो बात यह था कि आपको कोडिंग नहीं पता है, आप बिजनेस देखो, मैं कोडिंग देख रहा हूँ। बहुत कॉमन चीज है। मैं एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ बिकॉज सिंस आई वर्क विद दोस पीपल, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ दोनों के बीच पे, एक लेवल के बाद उन लोग आगे कुछ नहीं बढ़ पाए। बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड था, बट जब हम कॉम्बिनेशन कोशिश किया उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं हुआ, एंड दैट इज समथिंग एज अ लव मैरिज एंडेड विद द डिवोर्स एंड बोथ सेपरेटेड, आइडिया गेट फ्लैग इन इट। मैं जब शुरुआत किया था मेरा कैरियर, मैं तब एक NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद पे है, मैं पूरी चाहता हूँ आपको करने के लिए। इंटरेस्टिंग है, आई टेक 4-5 मिनट्स पे। सिर्फ मेरे पास स्टोरी है मेरा स्टार्टअप्स का और फेलियर का, और कुछ नहीं। तो हमने उस टाइम स्वाइन फ्लू आया था, इंडिया में बहुत स्वाइन फ्लू था, अहमदाबाद में बहुत स्वाइन फ्लू चल रहा था। तो हम लोग सोचा कि स्वाइन फ्लू का जैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन आप में बात शुरू किया था, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे हो सकता है। जब स्वाइन फ्लू था तो हमने सोचा कि चलो
बेसिक लॉजिक क्या है, मैं बोलता हूँ कोई भी आइडिया यानी कोई भी प्रॉब्लम का 2 सोल्यूशन होता है, एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होता है, एक सोशल सोल्यूशन होता है। आप कोई भी बिजनेस यानी कोई भी आइडिया देखते हो, ये कॉम्बिनेशन में होता है। हम कुछ टेक्नोलॉजी डालते हैं, कुछ सोसाइटल को कंबाइन करते हैं, वो सोल्यूशन करते हैं। जैसे कोविड-19 की बात करें तो टेक्नोलॉजी था कि हम कैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स ला सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर सोसाइटली हम कैसे पब्लिक को मोटिवेट कर सकते हैं कि दे शुड नॉट कंटामिनेट द इन्फेक्शन टू अदर्स। ये 2 तरीके से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जब स्वाइन फ्लू आया तो हम लोग सोचे कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये था कि सबको हाथ धोना है, साबुन पे पानी लेके हाथ धोना है। तो हमने मार्केट रिसर्च किया कि प्रॉब्लम आता कहाँ है। तो ये मेरा अहमदाबाद का स्टोरी है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हमने एनालाइज किया कि इतनी सारी ट्रेन जा रहे हैं और ये सारी ट्रेन पे इतनी एसी जो स्लीपर कोच है या लेट से जनरल कंपार्टमेंट पे जहाँ पे बहुत कंपैक्ट होके पब्लिक बैठ के जाता है, जो एक नॉर्मल आप इंडिया में किसी भी शहर पे जाओगे तो नॉर्मल चीज है, पर दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग द वायरल इन्फेक्शन। तो हमको लगा कि यही सबसे बेस्ट चीज है, हम इनसे बात करते हैं, इनके लिए सोल्यूशन लाया जाए कि कैसे हम स्वाइन फ्लू को रोक सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू रोकने के लिए कोशिश किया, तो हमने देखा कि चलो एनआईडी का एक स्टूडेंट ने एक मग बनाया था, डिस्पोजेबल मग था, पेपर का मग था जिसको फोल्ड करने से ऐसे छोटा सा हो जाता था और जब ओपन करते तो पेपर का मग हो जाता है। सो पेपर का मग का अंदर पानी रख सकते हैं और उसके ऊपर 2 साबुन का स्ट्रिप लगाया और उस आइडिया को हम इनोवेटिव आइडिया जिसको आप इनोवेशन बोलते हैं कि कोई नया प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे हैं, हम भी सोचा और उसको प्रेजेंट किया। इंडियन रेलवेज ने उस आइडिया को देखा, दे गॉट एक्साइटेड कि दिस इज अ वेरी गुड पोटेंशियल सोल्यूशन, तो आप ऐसे मग्स कितना बना सकते हो बताइए और हमको सप्लाई कीजिए, हम जितनी भी रेलवे स्टेशन में सबको प्रोवाइड करेंगे, विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी गॉट एक्साइटेड, इट्स अ स्केलेबल आइडिया। बहुत सारी रेलवेज का ऑर्डर है, वी गॉट दिस ऑर्डर। ईच एंड एवरी स्टोरी विच विल नैरेट, आई थिंक आप लोग को भी बहुत स्टोरी होगा, वो सारी मैंने खुद जो काम की है मैं उससे आप बात करूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हम मग बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जब मेरा बिजनेस पिचिंग आप लोग भी देते हो तो हम लोग पिच किया था, तब बताए थे कि हम जो रेलवे के रोड साइड पे जो स्लम्स है उनकी जो बच्चे हैं उनको हम ट्रेन करेंगे सो दैट वो मग्स बनाएंगे। सो बहुत सोसाइटल इम्पैक्ट था, ऑर्डर था हमारे पास रेलवेज का और हमको बना के उसको सबमिट करना। उससे पावरफुल आइडियाज नहीं हो सकता है। बहुत खुश हो गए, रेलवेज ने ऑर्डर दे रहा है। तो फिर हमने सोचा कि चलो बनाना शुरू करें, लेट्स गो टू द मार्केट एंड चेक इट आउट कि क्या पॉसिबिलिटीज है। जब हम लोग मार्केट में पेपर ढूंढने गए तो पता चल गया कि पेपर का कॉस्टिंग जो हम 5 रुपया सोचा था वो शायद 10 रुपया हो चुका था। जब हमने उसको कट करके मग बनाने की कोशिश किया तब हमको पता चला कि ये जो स्लम डवेलर्स का बच्चे हैं इनसे ये मग नहीं बन सकता है। हमने पेपर लेके गए, उनके साथ बैठे, वर्कशॉप किए गए, मग बनाओ ताकि हम बना पाए, वो मग उनसे बना। तो ढूंढते ढूंढते हमको कुछ एनवलप बनाने वाला मिल गया जो पेपर एनवलप बनाते हैं। हर एक जगह पे मिलेंगे, हर एक सिटी में आपको कोई ना कोई मिलते हैं जो नॉर्मल पेपर्स को ग्लू बना के एनवलप बनाते थे, तो उन लोग मिल गए। तो उन लोग मेरे को तैयार हो गए कि चलो हम पेपर कट करके आपको एनवलप बना के देते हैं। अब ये टोटल काम करते करते 1-1.5 महीना हो गया और मैं पेपर मग बना के जब रेलवे के पास गए तब तक वो पर्सन बदल चुका था। उन लोग बोले कि हम तो आइडियाज ठीक है बट अभी इतनी जल्दी टाइम लगेगा, आप इतनी सारी सैंपल्स हमको दो। सो इट टुक सम टाइम। हम लगा कि चलो हम खुद जाके मार्केट में बेचना चालू कर दें। हमने इंडियन रेलवेज का अहमदाबाद का स्टेशन पे जितनी थे सारी जो ट्रैवल कर रहे थे सबको बोला कि ऐसा एक पेपर मग बनाया है मैंने, आप खरीदोगे क्या? तो आंसर इज टेरिबल फेल्यूर। किसी एक जना भी तैयार नहीं हुआ वो मग और पेपर लेने के लिए कि पानी भर के साबुन के स्ट्रिप से अपने हाथ धो ताकि आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमको लगता है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास पावरफुल सोल्यूशन है, कोई उसको लिया ही नहीं। नॉर्मल पाउच जो पानी होता है 1 रुपए का प्लास्टिक का अंदर पानी होता है, पब्लिक उसको यूज कर रहा था। हमने मग बना के बिहेवियर चेंज करने की कोशिश किया। हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोला कि आप एडवर्टाइज करो स्वाइन फ्लू के बारे में, गिव अस सम मनी। आई ट्राइड आउट ऑल दोस थिंग, टेरिबली फ्लंट, कुछ नहीं हुआ। आई टेक दिस एग्जांपल टू द नेक्स्ट स्लाइड, दो आई एम नॉट इन्वॉल्वड, इट इज अनदर स्टार्टअप एंड द कंपनी इज बेस्ड एट दिल्ली। IIT दिल्ली का 2 स्टूडेंट थे, दे कम आउट द प्रोडक्ट एंड product is called नाजो फिल्टर। इट इज अबाउट द पोल्यूशन लेवल एट दिल्ली। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है तो सबको सांस पे लेते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी डिजीजेस है, आपको भी पता है कि सांस पे हम लोग कितनी पोल्यूटेड है। तो ये 2 IIT का स्टूडेंट है, इन लोग ने एक नाजो फिल्टर यूज किया था जिसपे द फिल्टर वाज सो लाइट ताकि कोई भी उसको यूज करके आपका जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से आप बेटर एयर ले सकते हो।
जब मार्केट टेस्ट हुआ सबको लगा कि मास्क जो है सो शायद आराम से सर पहने, इसलिए मेरे को दिमाग पे आया। सो मास्क जब पहनने की कोशिश किया, बिकॉज दिस आर ऑल पीरियड्स, आई स्टार्टेड अप दिस विद स्वाइन फ्लू, सब्सिक्वेंट टू दिस आई हैव वर्कड अ सीरीज ऑफ स्टार्टअप्स ऑन सिमिलर आइडियाज। सो जब हम लोग मास्क पहनाने की कोशिश की सबको, तब लगा कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था मास्क पहनने के लिए, बिकॉज जो फेस है वो कवर हो जाता है। सो दे कम विद एन आइडिया दैट दिस आर नॉस्ट्रिल कवर, यानी आपका जो नाक का दो है, हम सिर्फ उतने को एक छोटा सा टेप में इसको कवर करते हैं, और इसको कवर होगा तो आपका एटलीस्ट जो सांस लेते हो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट आज भी अवेलेबल है, टेक्निकली सुपर प्रोडक्ट, नो बायर्स। I continue my experiment. Again, we face this Corona 2020 the story. Again, I'm sitting with my one of my students. हम लोग बात कर रहे थे कि क्या again swine flu है, बहुत सारी problem. Sorry, this Corona is there and there is a requirement of mask. अब क्या किया जाए? And then we got an idea that there is a institution based at Ahmedabad called Atira. Atira is a textile research institute based at Ahmedabad where they are working on text. They have technical textiles. तो हम लोग को कभी बात हुआ था कि they have technical textiles. So may not be N95 grade, but some grade which is can be used as a mask. During the COVID, हम लोग उनसे बात किए, they are ready with the fabric. हमने एक लोकल टेलर्स को यूज किया जो उसको मास्क का शेप दे सकता है, बिकॉज हमारे पास इसको जो सीलिंग करना होता है, ये तो नॉर्मल मास्क है, जो N95 का सील करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होता है वो हमारे पास भी नहीं था। हमने नॉर्मल स्टिचिंग करके मास्क बनाने की कोशिश किया। जब फैब्रिक हम लोग जो टेक्सटाइल लिया, हमने उसका कैलकुलेशन किया तो करीब हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 60 to 70 रुपीज का था, और मार्केट इतना था कि हम लोग उसको 200 रुपए में बेच पाए। दिस गर्ल जिसने शुरू किया तो उसका नाम हेतिका है, एंड 4x मार्क्स करके हमने बेचना चालू किया। विद इन शॉर्ट पीरियड रॉयल चैलेंज बैंगलोर पिक्ड अप अस, एंड विराट कोहली एंड होल टीम एज ए कोरोना चैलेंजर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया था ऑलमोस्ट 10x या 20x विद इन दैट पीरियड वी कुड रिकवर। एसेट पे इन्वेस्टमेंट कुछ था ही नहीं, वी जस्ट हैज टू टेक द रॉ मटेरियल, हैज टू स्टिच इट, एंड वी स्टार्टेड सेलिंग इट डाउन। 4 महीने का अंदर मार्केट नहीं था, बट उस पॉइंट पे हमने जितना प्रोडक्शन और मार्केट बेच दिया, आई थिंक दैट वाज एनफ टू गेट अराउंड 8 to 10x और मोर देन दैट रिटर्न टू द पीपल हु हैव स्टार्टेड अप। I narrated 3-4 stories. Learning क्या है आपके लिए? Market demand, like we make the product, then market demand is there. Okay. Any, I think I can narrate so much of stories. I just want to halt in between. कि मेरा ये 2-3 stories से आपको learning क्या है? राइट टाइम पे राइट चीज Perfect. परफेक्ट करे पिच करेंगे, राइट So- डिमांड होगा तभी उसकी वैल्यू रहेगी। Perfect. So there is only one thing at which we work is called timing. यस, And I cannot perfect the timing. The only thing that all of us can do, we have to repeatedly work on ideas. और कौन सी आइडिया कब क्लिक करेगा किसी को नहीं पता है, and that's the whole logic of startup. Failure is certainly, we work with ideas. मेरे को पता है कि 100% चांस है फेल्योर है, बिकॉज जो फेल्योर बोलता है उसने आउटसाइड से प्रॉब्लम को देखा है। फेल्योर तब होगा जब आप अंदर घुसोगे, तब फेल्योर क्या होता है समझ में आएगा, बट फेल्योर करके कुछ होता नहीं है। आइडिया मार्केट पे एक्सेप्ट नहीं होने को आउटसाइडर्स समझते कि फेल्योर है, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग अ स्टार्टअप लाइक यू, फेल्योर करके लाइफ में कुछ है ही नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गिव यू अ लर्निंग, एंड वी हैव टू गो एंड रिपीटेडली वर्क ऑन आइडियाज। मेरा आइडियाज, आप सबकी एक टाइमलाइन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरा आइडिया 3 से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 12 महीने के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं आता है, कहीं ना कहीं उस आइडिया को छोड़ के हमको दूसरी आइडिया में जाना चाहिए। ये मेरा है थॉट प्रोसेस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दुनिया में कोई भगवान नहीं है जिसको सब कुछ पता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी आइडियाज के ऊपर बात करता हूँ। मैं सबको, जब भी स्टार्टअप से बात करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि एक लिमिट तक आप आइडिया को क्लिक करो। आइडिया कोई, स्टार्टअप कोई लॉन्ग टर्म मैरिज नहीं है कि मेरे को निभाना ही है। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट देयर इज अ पीरियड। उसको आगे बढ़। अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आपको वो डुबा देगा। इन द सेंस, कहीं ना कहीं आप उसको लेके एक फेलियर टैग के तरफ चले जाएंगे। समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। मैं एक स्टार्टअप के साथ काम करता हूँ। मैं थोड़ा एक चीज और, हाँ सर, बोलिए ना। आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे को भी। जैसे फेलियर है, मतलब हमको हट जाना चाहिए पीछे। हाँ। पर मुझे लगता है एक चीज और है जो आपने कहा ना कि फेलियर इज द लर्निंग। तो क्यों फेल हुआ,
इसकी जानकारी लिए बिना हम तो नहीं छोड़ सकते। परफेक्ट। नहीं सर, फेल्योर जितनी जल्दी आप सर तो हो सकता है जो भी हम फेलियर समझ रहे हैं, हो सकता है failure, जैसे मैं अपना बताता हूँ, फेल्योर नहीं, काम मैं शुरू किया, बोला कि फेल्योर करके कुछ होता ही नहीं है जैसे हमने काम शुरू किया था हमें लग रहा था कि हम नहीं कुछ कर सकते, लोग कॉन्शियस नहीं है, कोरोना आ गया, सडनली लोग समझने लगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइडिया इसकी मुझे पता था आई एम ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन शायद वो जैसे कहा ना आपने कि समय नहीं आया, मैं भी जब तक समय नहीं आया सिपाही होता है, जैसे पता है ट्रेन तो लेट हो चुकी है, 20 घंटा लेट है, पता है पहले से ही, अभी टाइम नहीं आया, या तो हम ट्रेन छोड़ के दूसरी ट्रेन पकड़ लें, या कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं इसका, तो फिर क्या करेंगे, विल बाय टाइम। यस, देखा ये भी एक एंगल इसमें देखना ग्रेट। चाहिए। आई थिंक वो जरूरी है। मैं एक स्टार्टअप के साथ काम करता हूँ, पिछले 2 साल से मेरे को कन्विंस करता है कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बना पाऊंगा। पिछले जब पहले 2 साल पहले मेरे पास आया था, मेरे को लगा था कि ये आइडिया तो काम का नहीं है, इस तो पॉसिबल ही नहीं है। देन ही ट्राई टू कन्विंस मी कि हम एक रॉकेट बनाएंगे, रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे और रीयूजेबल रॉकेट पे काम होगा। प्रोटोटाइप सिर्फ कुछ इसरो का 2-3 साइंटिस्ट को ले लिया जो उसको मेंटर करते हैं, कुछ एक डब्बा कागज पे बना के मेरे को दिखाना शुरू किया। ओवर ए पीरियड हमको लगा कि ये तो रीयूजेबल रॉकेट काम में नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, आइडिया इज ग्रेट। अब उस स्टार्टअप ने शुरू किया कि जो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे स्टूडेंट है जिनको रॉकेट और प्रोपल्सन और इसके ऊपर इंटरेस्ट समझने के लिए, वो उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेस और काम करना चालू किया। टुडे द कंपनी इज अर्निंग मोर मनी आउट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी रादर देन प्रिपेयरिंग ए रॉकेट वो रीयूजेबल हो सकता है। आईटी जैसे आईटी पढ़ाने में ज्यादा कमा लेते हैं, ज्यादा कम उस पे। और एक नया सेक्टर हमको दिखाई दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो उन लोग ने रॉकेट्स बना रहे थे कि जो आउटसाइड जाने के लिए। अभी हम लोग कोशिश करेंगे अगर हाई ऑल्टीट्यूड में एक लेवल को अल्टीट्यूड पे वो जा सकता है रॉकेट, तो एडवर्टाइजिंग पॉप अप हम कर सकते हैं। तो आप सिटी के अंदर देखोगे कि हाई रेट से ऊपर से एक बड़ा सा पेज पे कंपनी का नाम लिखा है, जैसे बेलून का थ्रू करते हैं, बेलून का हाइट को थोड़ा सा वो ऊपर करके एक बड़ा एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड का हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शुरू तो किया था हमने रॉकेट बनाने के लिए, रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट के लिए, बट कहीं ना कहीं वो प्रोसेस पे हमको नया मार्केट दिखाई दिया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस न्यूअर मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो एक लास्ट आई थिंक मैं अपने कुछ स्टोरी लास्ट बोल के आपके पास रखूंगा। मैं अभी रिसेंटली करीब 2300 स्टार्टअप्स जो G20 का एक स्टार्टअप का एक्टिविटी हो रहा था, तो आई वाज डूइंग एन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल दिस 2300 स्टार्टअप बिकॉज G20 के थ्रू एक्सेलरेशन सपोर्ट हम दे रहे थे। वी हैव टेकन 5 डिफरेंट एरियाज। आई थिंक ये आपका MeitY का वेबसाइट पे था, सारी आई थिंक आप लोग ने किसी ने अप्लाई किया हो। तो हम लोग फिनटेक था, सर्कुलर इकोनॉमी था, एग्रीटेक था और कोई 3 था। तो हमने 6 डिवीजन पे हमने सारी स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया से जो पैसा रेज कर चुके हैं या अच्छा खासा स्टेज पे है उनके साथ एनालाइज कर रहे हैं। मेरे को एनालिसिस का 2-3 पॉइंट्स जो निकला है थोड़ा कि मैं आपको शेयर करूं। जब मैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स को लिया, द स्टार्टअप्स आर ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट वो सबके सब एक ही काम कर रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सा खेती करना है, आउटपुट जो फार्मर का है वो परचेस कर रहे हैं। जितनी फिनटेक के साथ बात किया, कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कोई आपका स्मॉल लोन्स की बात कर रहा है, और नहीं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात कर रहा है। जब हमने सारी स्टार्टअप और जितनी आइडियाज में उनको डिवीजन करना शुरू किया, तब पता चला कि हम बहुत लिमिटेड 3-4 से ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस है कि कोई सूरत पे कर रहा है, कोई मेरठ पे कर रहा है, कोई केरला पे कर रहा है। एंड ऑफ द डे वी आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। इससे एक चीज हुआ कि अगर जितनी जल्दी हम नेटवर्क कर पाए, यानी आप जो प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे हो, आई कैन गिव ए गारंटी दैट इंडिया में सिमिलर आइडियाज पे बहुत जने काम कर रहे हैं। सो बीइंग ए स्टार्टअप में सबको बोलता हूं कि आप पहले ये ढूंढ लो कि ये प्रॉब्लम आपकी तरह और कितने जने सॉल्व कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत जगह पे सिमिलर आइडियाज है। इनोवेशन लगता है कि वो ठीक है। सर, इनोवेशन जैसे वर्ड को मिसयूज हमारे से कोई आगे किया ही नहीं है। मैं बोलता हूँ इनोवेशन ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर बनता है, मैं भी पावर पॉइंट में स्लाइड पर इनोवेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ इनोवेशन ठीक है, पीपल आर सॉल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम अक्रॉस इंडिया। द ओनली चैलेंज फॉर अस इज दैट अगर हम नेटवर्क कर सकते हैं, यानी अगर गुजरात का स्टार्टअप को पता चले कि बिहार में आपका ये वाला काम हो रहा है, तो हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग।
how fast I can bring the network back to the market. I think that's the only way we can grow faster. जो आप स्केल की बात किया, अगर आप स्केल की बात करेंगे तो स्केल अप तब पॉसिबल है जितनी जल्दी हम नेटवर्क करेंगे, और दूसरे ने जो सिमिलर फील्ड पे काम कर रहे हैं उसकी लर्निंग को मैं अपने आप यूज कर पाऊंगा, बिकॉज उसको भी कोई ना कहीं वो चैलेंज आया होगा, पैसे के लिए, मार्केट के लिए और इनोवेशन, जो भी आप बात करते हो, ये चैलेंज सबके लिए सिमिलर है अक्रॉस इंडिया। तो मेरे हिसाब से हम जितनी जल्दी नेटवर्क करेंगे रादर देन मूविंग आउट ऑफ द साइलो, सबको लगता है कि मैं एक रूम में बैठा हूं, मेरा 4 जने हैं, हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा मिथ है। आप लोग आर्गू कर सकते हो, ऐसे कुछ है मुझे नहीं। लगता है कि हाँ जी। बहुत हद तक फंडिंग कम्युनिटी भी जिम्मेदार है, हाँ क्योंकि पता नहीं, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं, आप बोलिए ना। हाँ ज्यादा बेहतर पता नहीं होगा सर। हाँ कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स के अगर पीएचडी करनी चाहिए तो जो होता है कि कोई और काम किया कि नहीं किया, और नहीं होता फिर लिटरेचर सर्वे कहाँ से करोगे, एक्स वाई जेड। सिमिलरली होता है फंडिंग में भी। कोई किया है तक मुझे नहीं लगता है, मतलब फ्लिपकार्ट इसलिए क्योंकि अमेजन था। दिखाने का था, और ये जो फॉर्मूला है, मैं चंक ऑफ द पीपल, एक अगेन आप लोग आर्गू कर सकते हो, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हाँ, सबको लगता है कि कॉलेज का अंदर, स्कूल का अंदर जो पढ़ रहा है वो स्टार्टअप कर देगा, एंड जिसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। स्टार्टअप सक्सेस तब आता है जो इंडस्ट्री में करीब 4 से 5 साल काम किया है, उसकी जो नजरिया है चीज को देखने का, वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। तो अभी कुछ सालों से मैं सबको बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप कोई भी फील्ड से हो, एटलीस्ट जाके इंडस्ट्री में काम करो, अंडरस्टैंड करो क्या है। जैसे सबको बोलते हैं कि चैलेंज क्या है, पैसा मांगने के लिए, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, हाउ मेनी इफ यू कैन एक्चुअली बेक मनी फ्रॉम आउटसाइडर। मैं बोलता हूँ 5 फ्रेंड बनाओ जो आपको 50,000 दे सकता है। अगर आप 50,000 देने वाला 5 फ्रेंड आपके पास नहीं है, आप क्यों आइडिया पे काम टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं ब्लंट हो सकता हूँ, आप यू कैन आर्ग्यू विथ मी, बट मैं फ्रेंडशिप से लेके टेक्नोलॉजी से लेके, अच्छा चलिए आप सिंस आप लोग स्टार्टअप करते हैं, तो हम लोग जो पूरी मार्केट को 2 तरह का मैं डिवाइड करता हूँ। एक एक्सेस पे मैं टेक्नोलॉजी लेता हूँ और दूसरे एक्सेस पे मैं मार्केट लेता हूँ। आप लोग रिलेट कर पाओगे मेरा एग्जांपल। सॉरी, हम जब स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम एक्स एंड वाई मैट्रिक्स लेता हूं मैं। एक्स एक्सेस पे मैं टेक्नोलॉजी लेता हूं, वाई एक्सेस पे मैं मार्केट लेता हूं। मार्केट न्यू या ओल्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी न्यू या ओल्ड हो सकता है। क्लियर है? मैंने एक एक्सेस पे टेक्नोलॉजी लिया, इस एक्सेस पे मार्केट लिया। मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट, या न्यू टेक्नोलॉजी या ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्या क्या जो कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, ओल्ड टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन है। आप मेरे को बताओ कि इंडिया में जितनी स्टार्टअप सक्सेस किया है, जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, इन लोग कहां पे फॉल करते हैं? आर दे विथ अ ओल्ड मार्केट विथ अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट विथ अ न्यू टेक्नोलॉजी? आपको क्या कॉम्बिनेशन लगता है? मेरा बोर्ड नहीं है, मैं आपको बोर्ड होता ज्यादा एग्जाम्पल बात कर सकता हूँ। आप जितनी भी इंडिया का सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स बात करते हैं, आप अगर उनको, बिकॉज स्टार्टअप हमारा 2 कॉम्बिनेशन में ही बनता है, टेक्नोलॉजी और मार्केट का कॉम्बिनेशन में। आप भी जो भी काम करते हो वो है पैसा, मैं उसको एक आउटर पेरीमीटर में लेता हूँ। बिजनेस जो मेरे लिए है 2 पैरामीटर है, मार्केट है या टेक्नोलॉजी है। मार्केट का मतलब मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स और उसकी बेसिस की बात करता हूँ। टेक्नोलॉजी जो है आइदर आपके पास है या आप इवॉल्व कर रहे हो। तो आप लोग इंडिया का जो यूनिकॉर्न्स है वो कहाँ फॉल करते हैं? आर दे सॉल्विंग न्यू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी? आप सोच के बताइए। जितनी यूनिकॉर्न्स है, आप बाइजूस ले लीजिए, फिजिक्स वाला अभी रिसेंट सक्सेस है, डॉलर्स इन लोग ने अच्छा खासा हायर किया है। इन लोग ने ओल्ड मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, न्यू मार्केट का? ओल्ड मार्केट का मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं या कंप्लीटली नया मार्केट डेवलप कर रहे हैं? आप मोबाइल फोन का एंट्री या लेट से व्हाट्सएप का एंट्री, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम, जितनी भी सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप्स है, दे आर सॉल्विंग ओनली वन कंपोनेंट दैट वी कॉल्ड एज अ ओल्ड मार्केट ओल्ड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल देता हूं, यू कैन काउंटर, वी कैन डिस्कस, सिर्फ डिस्कशन का चीज है, मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूं। बाइजू ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? बाइजू ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? बाइजू ने कोचिंग कर रहा था। कोचिंग मैं भी जो पढ़ रहा था कि मेरा
आगे का भी कोई भी रिलेशन है कि आपको भी पता है, हम लोग जो भी एज ग्रुप पे है, सबने कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड पे इंडिया का जो भी शहर या गांव से जो भी है, कहीं ना कहीं कोचिंग तो था ही पहले से। वो शायद लोकल का जो टीचर पढ़ाते थे वो भी पढ़ाते थे। तो कोचिंग करके जो प्रॉब्लम है, यानी स्टूडेंट को एजुकेशन चाहिए और अच्छा एजुकेशन चाहिए और टीचर के साथ जाएंगे तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ये प्रॉब्लम इंडिया में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आई से दिस इज द ओल्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, how Byju's have introduced any technology inside it? The answer is again no. NIT बहुत सारी जगह देखी। वो टेक्नोलॉजी जो है कि पढ़ा के जो टीचर्स का अच्छा से टीचर्स का वीडियो रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड को लेके बच्चों को दो, दैट इज ऑलरेडी देयर, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, दे जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट। सो जहां पे आप इनोवेशन की बात करते हो, सबको लगता है कि हम नया टेक्नोलॉजी, नया मार्केट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, दैट वी कॉल इनोवेशन। बट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट इज द टफेस्ट थिंग। Like what you can say, Jirodha? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोग सारी गूगल का मैप यूज कर रहे हो, ओके? इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी आने में कितना साल लगा? गूगल का मैप का फंक्शन का टेक्नोलॉजी कहां से है? GPS सैटेलाइट। जीपीएस है। उससे पहले आप चेक करोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का, सिंस ओपेनहाइमर से बहुत सारी चीज चल रहा है, आप आइंस्टाइन का पढ़ो। उसने रिलेटिविटी सोचा, जिसपे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की बात की है, हमने जीआईएस के बात किए, टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल। गूगल ने क्या किया? मैप कैसे बनाया? गूगल ने, सैटेलाइट गूगल का नहीं था, आपके तरह 10-15 जने का एक टीम था जिन लोग ने सोच लिया कि हमको वर्ल्ड का मैप बनानी है। आप ये, इसका बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है, जब चाहे आप पढ़िए, मेरे को जब भी आप डिस्कस करना चाहिए बात कीजिए। मैं बोलता हूँ इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इन लोग ने एक कॉर्नर में अमेरिका में बैठ के 15 से 20 जने, एक कंपनी का, उनका सैटेलाइट नहीं था, उनके पास आइडियाज था कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी एंड दे वांट टू मैप द वर्ल्ड। जब इंडिया पाकिस्तान का मैप बना कि ये हमारा बीच पे है, जो भी हमारा लाइन से, उसको बनाने के लिए इतना सारी लड़ाई हो गया और जितना सारी पैसा लग गया। गूगल ने कितना पैसा खर्चा होगा इंडिया का वर्ल्ड का मैप बनाने के? जिस दिन आप समझोगे उस दिन आपको लगेगा कि इनोवेशन होता क्या है और 20 जनों में से हम स्केलेबल आइडियाज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दे हैव यूज्ड वॉलंटियर्स लाइक ऑल ऑफ अस, एवरीबॉडी स्टार्टेड कैरिंग मोबाइल फोन्स, और हमारी पोजीशनिंग को यूज करके कोडिंग बनाया गया कि हम अपनी पोजीशन में कहां पे है और किस एरिया पे है, एंड वी स्टार्टेड गिविंग इंफॉर्मेशन बैक टू गूगल। गूगल हैज इन्वेस्टेड मनी टू टेक दैट इंफॉर्मेशन with the data analytics and everything, how they can compress together and create the full thing. But एक बार वो बनने के बाद गूगल ने क्या किया? गूगल has used a very primitive process called barter. मैं सबको बोलता हूँ गूगल बिजनेस क्या कर रहा है? गूगल is doing a very simple thing called barter. क्या बार्टर कर रहा है? आपको बोलता है कि फ्री में मेरा ईमेल यूज करो और आप उसको फ्री में बार्टर दे सकते हो। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिजनेस आइडियाज आर ऑल बिल्ट ऑन बार्टर। जहां पे हम कस्टमर को पैसा मांगना शुरू करते हैं, कस्टमर लगता है कि मेरे पे एहसान करता है। मैं जब बोलता हूँ कि तेरे को फ्री में दे रहा हूँ, उससे अच्छा कुछ तो कोई हो ही नहीं सकता। क्लासिक इंडियन एग्जांपल इज जियो व्हेन दे स्टार्टेड ऑफरिंग इट डाउन। आई कैन गिव यू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स विद स्टार्टअप्स, विद बिग कंपनीज, हाउ दे हैव यूज्ड प्योर व्हाट वी कॉल इन लिटरेचर कस्टमर फंडेड बिजनेस। आपको इसके ऊपर बहुत लिटरेचर मिलेगा। हम इसको कस्टमर फंडिंग बिजनेस बोलते हैं। आई थिंक बहुत सारी पावरफुल कंपनीज बनाए कस्टमर फंडेड बिजनेस पे। सो वी प्रैक्टिकली डू टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन इज अ कस्टमर फंडेड बिजनेस, वन इज अ वीसी और ए इन्वेस्टर फंडेड बिजनेस। इन्वेस्टर फंडेड बिजनेस पे चैलेंज है, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स मिलके आपको निकाल देंगे कंपनी से। इट इज टेकन प्लेस अक्रॉस। द बेस्ट पार्ट इज टू बिल्ड द कंपनी इज प्योरली बाय कस्टमर फंडिंग और बाय इन्वेस्टिंग with your friends and families and creating it down. VC, angel investment funding, though it is not that mature in Indian markets till now, but we have the similar challenge जहां पे कंपनी ग्रो करता है और आपका स्टेक का इश्यूज होता है कहीं ना कहीं बड़े कंपनी पे। आई थिंक इट हैपेंड टू योर कंपनीज लाइक फेसबुक, सॉरी योर एप्पल, व्हेन द प्रोमोटर वाज किक्ड आउट। इट हैपेंड टू ऑल कंपनीज। अगर आपका वो पावरफुल आइडियाज नहीं है जो आप कंपनी को दोबारा रिवाइव कर सकते हो, कहीं ना कहीं कस्टमर फंडेड बिजनेस पे आप नहीं हो, तो आपको कहीं फ्यूचर में चैलेंज आ सकता है। सो आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल स्टार्टअप कि अगर आपको इनिशियल पैसा मिला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत सारी स्टार्टअप के लिए, इफ यू गॉट दैट मनी विद इन द पीरियड, आपको एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए कि मेरे पास 15 लाख या 20 लाख जो भी पैसा है, कि जो भी आउटसोर्स है, जो भी पैसा मिला है, हाउ मेनी
period I can invest this money so that I can raise more money from my customers, and then उस कस्टमर का पैसा जब फ्लो आप दिखाओगे, आपको कोई भी इन्वेस्टर्स पैसा डालने के लिए तैयार हो जाता है. सो माय बेसिक लर्निंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज दैट आपको इनिशियल ग्रांट पीरियड पे जो मैं सबको बात करता हूँ कि आपको पैसा कितना चाहिए बिजनेस के लिए. आई एम नॉट श्योर आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. आई कैन गिव अ गारंटी दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट क्लियर कि मेरे को पैसा कितना चाहिए और ये पैसा कब कब चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट पीरियड. आपको भी कभी भी बिजनेस लिटरेचर पढ़ना है तो एक पावरफुल केस है धीरूभाई अंबानी, जैसे आपने बात किया. ही स्टार्टेड अप दिस कंपनी कॉल्ड रिलायंस पेट्रोलियम, आरपीएल. आरपीएल कम टू द मार्केट. अगर रिलायंस पेट्रोलियम कन्वर्टेबल डिवेंचर का, आई थिंक आप लोग स्टार्टअप इंडिया सिक फंड यूज करोगे तो कन्वर्टेबल डिवेंचर यूज कर रहे हो, एनसीडीज है. तो रिलायंस इज वन सच कंपनी जो मार्केट में पहली बार एनसीडीज लेके आया था. दे कॉल्ड ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टेबल डिवेंचर. रिलायंस एंटर द मार्केट एंड सेज कि मैं एक पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ और इसके लिए पैसा चाहिए. एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर सेड कि आप पैसा दो, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपका प्रिंसिपल रिटर्न नहीं करूंगा. डू यू बिलीव मी? मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई यूएस का किसी कंट्री का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, प्योर इंडियन एग्जांपल. दिस गाय कम टू द मार्केट बाय सेइंग कि मेरे को इतना पैसा चाहिए और ये पैसा मैं आपको एक शॉट पे नहीं लूंगा. ये दिस इज कॉल्ड ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम. लिटरेचर बहुत पड़ा है, स्टॉक मार्केट से डाटा से लेके यू कैन गेट एवरीथिंग. ही सेड कि आप मेरे को पहले दिन 20 रुपया दो, मैं आपको 2 इक्विटी दूंगा. 15 मंथ्स के बाद मेरे को और 10 रुपया दो और अनदर 36 मंथ के बाद मेरे को और 15 रुपया दो. ही हैड अ कंप्लीट प्लान कि नेक्स्ट 4 साल पे कब कब उसको पैसा चाहिए. एंड इन आस्क कि आप मेरे को 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया ओवर द नेक्स्ट 4 years पैसा दोगे और 4 साल से 8 साल के अंदर मैं आपको पैसा वापस करूंगा या आपको इक्विटी शेयर दूंगा. सिंपल. और आपने 40 रुपया या 60 रुपया दे रहे हो, मैं आपको आई थिंक 40 रुपया आप दे रहे हो, मैं आपको 80 वापस करूंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा. 80 रुपीज 6th 7th 8th ईयर का एंड पे दूंगा. और अगर 6th 7th 8th ईयर में आपको पैसा नहीं लेना है तो आप मेरे से 2 इक्विटी ले लो 40 रुपया वाला, जो आज के डेट पे 20 रुपया का. बिलीव मी, नॉट अ सिंगल इन्वेस्टर had again ever go to रिलायंस की से आप मेरे को इंटरेस्ट वापस करो या प्रिंसिपल दो. सबने डेस्परेटली बोले कि हमारा पैसा ले लो, हमको इक्विटी दे दो. बेनिफिट? आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कंपनी? कंपनी हैज अ क्लियर प्लान. अगर नॉर्मल आप बिजनेस करोगे, आपको इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल वापस करना है और आउटफ्लो है. कंपनी हैज अ प्लान दैट नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 8 years they have to give anything from the company to the people. It is the only one wide inflow that people are going to fund the company. तो सर उसमें एक 2-3 पॉइंट्स हैं. जो पहला है कि दे वर क्रिएटिंग एसेट्स. एसेट्स जो कि जिसमें कि एक लंबा प्रोग्राम बनता है, मतलब 18 months का है, टर्न की वो 8 years का प्रोजेक्ट था. मतलब नहीं, एक एग्जाम में आई नो दैट 98-99 yes. Anil Ambani joined that company and then he brought the investors from outside. So I know a little bit about that story. Great. I think that's the story. ET has covered a lot of that. Yes. In fact, they did the same thing with the second one also. Although this time they एक ही बार पूरा पैसा उठा. Yeah. तो उसमें एक प्लॉइंग सबसे बड़ा पॉइंट ये हो जाता है स्टार्टअप के साथ जो नहीं हो सकता है कि आपके पास कोई विजिबिलिटी नहीं है. Perfect. पेट्रोकेमिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक जगह पे उन्होंने बनाया होता है. सो सबसे नहीं, बनाने के लिए ही पैसा रेस कर रहे थे. मुझे पूरी बता रहा हूं. उनके पास उनको बेचने के लिए दिक्कत नहीं था क्योंकि पेट्रोकेमिकल कंपनी उनका आधा ज्यादा माल उठा लेती एंड दे हैड कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन कंपनीज की सारा तेल उनका बाहर ही बिकने वाला था. सो दे हैड अ वेरी गुड होमवर्क. परफेक्ट. जो स्टार्टअप्स के लिए मुझे लगता है नहीं सर, मैं आपकी बात एकदम सहमत हूँ. मैं ये सेम चीज सबको इसलिए बोलता हूँ. हाँ सर, फाइनेंस यस सर. अब क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ हो चुका था एंड दैट टाइम बैंकिंग वाज नॉट सपोर्टिंग रिलायंस. इट इज वेल नोन फैक्ट. तो अब विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स स्टेक, आप ये सोचिए इक्विटी कब उसका डाइल्यूट जाएगा. इक्विटी तब जाएगा जब कंपनी इज इन ऑपरेशंस, कैश फ्लो आ रहा है. तो वैल्यूएशन जो 100 रुपए का वैल्यूएशन आज मैं पैसा लेने जाऊंगा, उस टाइम वो 100 रुपए उसको नहीं मिलता है, वो शायद 500 रुपए मिलता है. तो उसका डाइल्यूशन स्टेक नहीं हुआ. सो ही हैड वेरी गुड, मतलब सब उसका प्लान बना हुआ. एंड यस, जैसा आपने कहा ना, टीम, बड़ा भाई, छोटा बेटा फाइनेंस जीनियस, बड़ा बेटा ऑपरेशंस का जीनियस, ही
क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं पता कि मेरे को एग्जैक्टली किस टाइम में कितना पैसा चाहिए, किस रिलेशनशिप को मैं कितना, अगेन आई मे बी वट एवर द वे यू कैन नैरेट मी, ईच एंड एवरी रिलेशन at some point of time I need to know कि how much time I'm going to spend and how much money I can earn out of it. जहां पे आप हर एक सेकंड का कीमत और हर एक सेकंड का चीज को पैसे में कन्वर्ट करोगे, आपको मल्टीपल आइडियाज और मल्टीपल चीज मिलना चालू हो जाएगी. आइए मैडम. So I think that's something on my side that you need to love money अगर आपको स्टार्टअप करना है, love networking and क्रिएट दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको कहीं पे भी सपोर्ट कर सकते हैं. मैं ये सबको बोलता हूँ आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है. आपने कभी एक पेपर बना के बनाया कि मेरे पास कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है? मैं इसलिए किसी को आइडिया और इसके ऊपर बात नहीं करता, मैं बहुत कॉमन चीज बात कर रहा हूँ. आपके पास मिनिमम 20 से 30 फ्रेंड्स रहे होंगे जो आपको कभी भी 10 से 15 लाख रुपया या 5,000 रुपया, आप जो भी अमाउंट आप फिक्स अप करो, मेरे को ये 30 जने मेरे को कभी भी 5,000 रुपया दे सकते हैं. मतलब 3 फ्रेंड्स, फूल्स एंड फैमिली. आप वो तो मिलेंगे नहीं, आप फूल्स मत बोलिए. मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा चीज है मेरे पे भरोसा करके. हमारे साथ सबसे बड़ा स्टार्टअप का साथ प्रॉब्लम है, हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं. हम अपनी साइलो से, अपनी इंक्यूबेशन सिस्टम से, और हमको लगता है कि मेरा जो वर्ल्ड है ये इसी का अंदर है. वर्ल्ड आउटसाइड बहुत चैलेंजिंग है. जो सर ने बात किया था इंक्यूबेशन में हम इतनी इजीली ये चीज प्रोवाइड करते हैं, इतना लो रेंट पे होता है. अब ये लो रेंट और ये जो सपोर्ट और जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, आप जितनी जल्दी इससे बाहर नहीं निकलोगे, मैं गलत नहीं हूं, मैं किसी को निकालना मेरा कोई रोल नहीं है. एट बीइंग ए फैकल्टी और ए मेंटर, मैं सबके साथ यही बात करता हूं, आपकी बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूं. बिकॉज जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे ज्यादा टाइम रह जाता है, आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन द कोवर्किंग फॉर 3 years. अब 3 साल 4 साल के बाद वो बाहर जाके मार्केट पे एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाते, बिकॉज वो हर एक चीज को कंपेयर करते हैं कि मेरे को वहां पे ऐसे मिल रहा था. बिकॉज ये जो मिल रहा है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है. बिकॉज आप निकलोगे तो आपकी जगह पे कोई और आके बैठेगा, तभी जाके हम एक लार्ज सोसाइटी को सपोर्ट कर पाएंगे. बिकॉज सिर्फ आपके लिए ही तो बनानी है. तो ये चीज जब आप समझना शुरू करोगे कि ईच एंड एवरी सेकेंड मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूँ. इनसाइड इंक्यूबेटर सिस्टम को फ्री क्या मिलता है? मेंटरिंग, चलो, और वाईफाई, प्लेस, 2 टाइम का चाय सर ने बताया मेरे को. कॉम्प्लीमेंट्री है. आपने कभी लिस्ट बनाया लाइफ में फ्री क्या क्या मिलता है और उस पर क्या धंधा कर सकता हूँ? बहुत सारी चीज फ्री में अवेलेबल है और फ्री का ही चीज चला है. आप लोग सबके सब मोबाइल पे व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, 1 रुपया नहीं दिया है. सच है. ट्रू कॉलर सबके पास है, 1 रुपया नहीं दिया है. पर जब धंधा देखोगे, फ्री चार्ज जो है कुणाल ने शुरू किया था. कुणाल शाह को जानते होंगे, क्रेट का. इट वाज हिज सेकंड और थर्ड कंपनी. कुणाल ने फ्री चार्ज शुरू किया था. उसकी, हाँ, क्रेट का जो है $400 मिलियन पे कंपनी बेचा विद इन 2 to 3 years. उसकी बैकग्राउंड अगर देखोगे तो एक सीडी बेचता था रोड साइड पे. दैट्स अ बैकग्राउंड. उसे कॉल सेंटर में नौकरी किया. कॉल सेंटर में अपनी जो बॉस है उसको कन्विंस किया कि हम दोनों मिलके एक धंधा शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन मैं सबको, मैं एक सीरीज ऑफ स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे आपको 3-4 स्टोरी सुना है. मैं सबको बोलता हूँ कि इससे आपको लर्निंग क्या मिला. नेटवर्किंग. आप अपने तरह किसी भी पर्सन जो आपके आइडिया में पैसा लगा सकता है, टेक्नोलॉजी ला सकता है, मार्केट दिला सकता है, आप ऐसे किसी जने के साथ अपने फ्रेंडशिप किया है क्या? नहीं किया है तो ढूंढो, जाके करो. वो पहला पैरामीटर है. इंक्यूबेशन सेंटर पे कोई भी मेंटर आता है, आप कितने मेंटर को आपका इन्वेस्टर बनाया? पूछ रहा हूं, गलत भी हो सकता. सर भी बैठे हैं. आप कितने जने को अप्रोच किया कि मेरा आइडिया पे 1 लाख रुपए डालो? क्यों नहीं सोचा है? इसलिए कि पैसा को प्यार नहीं कर रहे हो. देखो, प्यार तो सब करते हैं. अब रोड साइड में बैठ के प्यार का सपना देखने के लिए कोई नहीं रोका है, बट प्यार, इतना प्यार होना चाहिए कि वो मिल जाए. आप नहीं मिलेंगे तो फिर उसके बारे में, नहीं मिला मेरे से बिजनेस. सी, एंड ऑफ द डे बिजनेस आप कुछ भी करो, हमको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट सिर्फ एक ही चीज समझता है, वो रुपया है. बाकी तो सब एंट्रीज है. आप मेरे को अकाउंटिंग एंट्री में कुछ भी कर दूंगा, मैं आपको एसेट लायबिलिटी को कुछ भी बना दूंगा. आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, मेरे को सिर्फ गिमिक्स है. मैं आपको एक्सेल सीट पे वैल्यूएशन दिखा सकता हूँ,
मैं आपका IRR जो है 15% से लेके 40% बना सकता हूँ। मैं आपके सामने कोई भी बिजनेस आइडिया का 40% IRR दिखाऊंगा, आई कैन गारंटी कि आप कोई मेरे को अपोज करे कि यहाँ पे गलती है। यू कैन आर्ग्यू विथ मी। एक्सेल सीट है ना, सबने एज्यूम करते हैं कि जो फॉर्मूला लगाया वो सही है, मैं फॉर्मूला के बीच पे चेंज करूंगा, हर एक वैल्यू को अलग करके रख दूंगा, आपको 40% का IRR मेरा बिजनेस आइडिया पे दिखा दूंगा। इफ IRR परसेंटेज से अगर बिजनेस होता था तो कोई भी धंधा कोई भी कर सकता है। अगर टेम्पलेट बना के बैलेंस शीट दिखा के होता है तो आपको क्लियर आइडिया पे चाहिए कि मेरे को पैसा कौन देगा, हु आर द पर्सन। सेकंड में सबसे एक बात करता हूं, आई थिंक आई जस्ट रैप इट अप, आई हैव टू गो समवेयर। आप सॉल्यूशन क्या कर रहे हो? आर यू सॉल्विंग ए मास मार्केट प्रोडक्ट और ए कस्टमाइज सॉल्यूशन? दुनिया में दो तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक होता है मैं कस्टमाइज सॉल्यूशन करता हूं या मास मार्केट सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, कस्टमाइज और मास मार्केट का सिंपल एग्जांपल देता हूं। चलिए, आप लोग जितने बैठे हो, आप लोग कितने जने रेडीमेड गारमेंट पहने हो? सब? क्यों रेडीमेड गारमेंट क्यों पहना है? ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और समय नहीं समय नहीं लगा और हाँ जी, कॉस्ट इफेक्टिव परसेप्शन है, इजिली अवेलेबल। ओके, हाँ जी, इजी टू बाय। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है ये मेरा का एग्जाम्पल है कस्टमाइजेशन, सॉरी ये है मेरा मास मार्केट का, यानी आप लोग सबके सब पहन रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल को समझाऊंगा क्या चीज है। दूसरा सोल्यूशन है कस्टमाइजेशन, यानी आप टेलर के पास गए, टेलर आपका मेजरमेंट उठाया और आपके लिए सोल्यूशन दिया। प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों है, मेरे को गारमेंट चाहिए यानी मेरे को कपड़ा चाहिए, कपड़े के लिए मेरे पास दो सोल्यूशन है, आइदर मैं टेलर के पास जाके अपना कुछ बना सकता हूं या फिर मास मार्केट से जो अवेलेबल है ले सकता हूं। क्लियर? सो जो भी प्रॉब्लम है ये दो तरह का सोल्यूशन है, कोई बड़ा सोल्यूशन 40 तरह का सोल्यूशन नहीं होता है। आप एक मास मार्केट सोल्यूशन लाते हो या कस्टमाइज सोल्यूशन लाते हो? सिंपल। कस्टमाइज सोल्यूशन जब मैं लाता हूं, लार्जेस्ट चंक ऑफ जो स्टार्टअप है उनको लगता है कि ये जो सोल्यूशन है ये मैं गांव का ये 40 आदमी के लिए कर रहा हूं। अगर वो 40 जो कस्टमाइज आप सोल्यूशन कर रहे हो, अगर वो 40 से अगर 10 जने मना करते हैं, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप डूब जाओगे। स्टार्टअप आइडियाज पे हम उस तरह का आइडिया ढूंढते हैं जो मास मार्केट आइडियाज हो। मास मार्केट आइडिया को मैं कैसा मीन करता हूं, जो कस्टमाइज्ड आइडिया है वो किसी एक जने को 100% सेटिस्फाई करेगा पूरी तरह से, और जो मास मार्केट आइडियाज है वो 100 जने को शायद 10% सेटिस्फाई करेगा। जहां पे आप ऐसा आइडिया लाओ जो लार्ज चंक ऑफ पीपल को मॉडरेटली सेटिस्फाई कर सके, वो आइडिया ज्यादा क्लिक करता है। इज इट ओके? मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूं। चलिए, रेडीमेड गारमेंट पे इनोवेशन क्या है? मैं रेडीमेड गारमेंट क्यों पहना? चलिए, आप मैकडोनल्ड से बर्गर क्यों खाते हो? स्टैंडर्डाइजेशन, देन हाइजीन। टेस्ट किसको पता है? इंडिया में बर्गर कैसा लाता है किसको नहीं पता, पिज्जा क्या होता है, चाइनीज क्या होता है, वो सारी हमारे लिए मार्केटिंग गिमिक्स है। मैं आपको सेम चीज अभी इजरायली करके खिला दूंगा, आपको भी पता नहीं होगा, मैं घर में कुछ भी बना के जला हुआ चीज दे दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता है। हम धंधा करते हैं कि कस्टमर को नहीं पता है इसलिए धंधा करता है। सिंपल एग्जाम्पल, आपको सबने चश्मा पहना है, ठीक है, आपको पता है चश्मा का कॉस्ट क्या है? लेंडिंग आपका लेंस काटने किया क्या है? व्हाट दे हैव डन, व्हाट द इनोवेशन दे हैव डन? लेंस कार्ट जो आप एग्जांपल देते हो, लेंस कार्ट ने मार्केट को किया क्या कस्टमाइज किया? नहीं, क्या बिजनेस मॉडल क्या है मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए ना। लेंस कार्ट अभी पीयूष बंसल हैज डन सो। हाँ, पहले एग्जांपल क्या था कि आपका कॉर्नर स्टोर था, आप कॉर्नर स्टोर पे जाके आप फ्रेम लेते थे और ग्लास कोई बनाता नहीं है, ग्लास तो साइंटिफिक प्रोसेस पे बनता है, लेंस होता है। चलिए ये बताइए कि इंडिया में लेंस आपका जो फ्रेम है बनता कहाँ है? आपको पता है कितना पॉपुलेशन है? सबको पता है 40 साल के ऊपर इतने जने को आइस का प्रॉब्लम आएगा। इनके सोल्यूशन क्या है? चश्मा पहनेंगे, अभी तो कुछ और टेक्नोलॉजी आया नहीं है, गूगल का जब आएगा आइस तब तो बहुत बड़ी बात है। आदि जी के डेट पे चश्मा पहनना है, चश्मा पहनने के लिए हमको फ्रेम चाहिए। मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिए और मेरे को बताइए इंडिया में चश्मे का फ्रेम बनाता कौन है? हमारा 90% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पहले भी चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज के डेट पे लेंस कार्ट भी चाइना से इंपोर्ट करता है। डिफरेंस क्या है? एक कॉर्नर स्टोर डिपो लाके 100 का लाएगा तो उसको एक कॉस्ट पड़ेगा, और सेम चीज 1 मिलियन लाऊंगा तो उसका कॉस्ट कुछ नहीं आएगा। द पॉइंट दे हैव डन इट, एंड ऑफ द डे ओल्ड प्रॉब्लम, ओल्ड मार्केट, नो
टेक्नोलॉजी 99% चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस। जिस दिन आप समझोगे, मेरे साथ बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के पीछे इतना घुस चुके हैं, हम धंधा कहाँ पे है वो नहीं देख रहे हैं। बेसिक चीज गैप होता जा रहा है। बेसिक चीज गैप होता है। मैं बोलता हूँ आपको, जितनी भी स्टार्टअप्स है जो मैं आपको एग्जांपल दिया था, वो सब ढूंढा है मार्केट क्या है। मार्केट में सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। मॉडरेटली, एवरेजली, जब मैं लार्ज चंक ऑफ पीपल को सेटिस्फाई करूंगा, मैं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा। चलिए, गारमेंट पे हुआ क्या है, मैं आपको गारमेंट का एग्जांपल देता हूं। मैडम भी बैठी है गारमेंट का एग्जांपल पे। गारमेंट पे हुआ क्या है, इनोवेशन क्या है गारमेंट पे। हम रेडीमेड गारमेंट क्या इनोवेशन है, या मैकडोनल्ड का बर्गर में इनोवेशन क्या है? कभी सोचा है मैकडोनल्ड ने क्या इनोवेट किया? इसका टेस्ट हर सिटी में एक Process. स्टैंडर्डाइज है। 30 seconds. चलिए, वो एंड रिजल्ट कस्टमर को लगता है स्टैंडर्डाइज है। बिजनेस सेंस के मैकडोनल्ड को क्या बेनिफिट है? कॉस्ट नहीं, एक साथ सारी बर्गर और सारी चटनी एक जगह पे बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, एक बेटर प्राइस अट्रैक्शन में मैं कस्टमर को देता हूं, और कस्टमर को लगता है कि मेरे को स्टैंडर्डाइज मिलता है। ये मेरा बिजनेस जो है, कस्टमर को सेम टेस्ट देने का पीछे मेरा बिजनेस सेंस ये है कि अगर मैं लार्ज स्केल प्रोड्यूस करूंगा तो मैं उसका कॉस्ट रिड्यूस करूंगा और टेस्ट सेम रहेगा। द पॉइंट दे आर सॉल्व्ड इट, मार्केट को लगा कि मेरे को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। आगे क्या है वो? आप हर एक चीज जो भी सक्सेसफुल है, उसके पीछे इनोवेशन क्या है देखने की कोशिश करोगे, यू विल गेट अ ह्यूज इनसाइट। मैं जैसे आपको रेडीमेड गारमेंट शुरू करता हूं, जो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं सबको देता हूं कि रेडीमेड गारमेंट पे इनोवेशन क्या है। पहले मैं जाता था मार्केट पे, कपड़ा लेता था, स्टिचिंग करवाता था, सोल्यूशन तो था ना मेरे पास। तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने किया क्या? परफेक्ट, उन लोग ने सारी ह्यूमन बीइंग को 4 नंबर बना दिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज बनने से क्या होगा? मैं एक साथ कपड़े को स्मॉल का स्टिच कर दूंगा, मीडियम का कर दूंगा, एक्स्ट्रा लार्ज का कर दूंगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब रिड्यूस होगा तो चीपर होगा, अट्रैक्टिव होगा, मैं ज्यादा नंबर ऑफ चॉइस कस्टमर को दे दूंगा। और कस्टमर का प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? मेरा शोल्डर 41 का है, मैं 42 का शर्ट पहन के घूम रहा हूं। और सबके सब आप जितने बैठे हो, कोई भी परफेक्ट गारमेंट नहीं पहने। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपका शूज आपके लिए फिट नहीं है, आपने सबका सब कुछ परफेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे? मार्केट में किसी को परफेक्ट चाहिए ही नहीं। सो डोंट वेस्ट टाइम टू कम आउट विद अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर द मार्केट। हम सिर्फ सोल्यूशन लाते हैं, पहला सोल्यूशन मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, दोबारा 15 दिन के अंदर मॉडिफाई करो, नया चीज लेके आओ। कस्टमर को लगता है कि मेरा फीडबैक काम कर लिया। हमारे लिए ये होता है कि चलो अगर उसको यही चाहिए तो यही दो ना, हमको क्या करना है। जिस दिन आप इमोशनली अपने प्रोडक्ट से दूर चले जाओगे, कस्टमर को इमोशनली अटैच कर दोगे, आप उस दिन सक्सेस हो जाओगे। चलिए, आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं बंद करना है, नहीं तो आसाराम बापू की तरह मैं प्रवचन करता रहूंगा। सो फॉर मी बिजनेस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आप जितना उसको सिंपल बना पाओगे, कस्टमर उतना जल्दी उसको एक्सेप्ट करेगा। और जितना डिफिकल्ट करोगे, जैसे आपको बोला कि सारी कस्टमर को बोला कि तुम मैप बना के दे दो, हम तुम्हारा यूज कर लेते हैं। एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड फ्रीली टू गूगल, एंड गूगल इज करेंटली यूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय योर फ्री कंट्रीब्यूशन। उसको ये पता है कि कौन सी कंट्री में कौन सी बंदे को क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या सोच रहा है, या सोचने से पहले क्या सोच सकता है। हमारे पास सारी डाटा अवेलेबल है। हम कंपनी कैन प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट 15 मिनट पे आपको बर्गर ऑर्डर करना है और आप कहाँ से ऑर्डर करते हो। ये डाटा इज ऑल अबाउट द बिजनेस व्हिच गूगल इज डूइंग, और जिसका सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उसको प्रोवाइड किया। So the point, just to summarize, so business ideas are very simple. Try to solve a bigger problem. Try to satisfy large chunk of people moderately satisfaction. Third, all human beings are lazy. Try to help them how they can enjoy their life. Fourth, don't be passionate about your product or solution. Look into business sense. मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ. You need to have a clear plan. पैसा कब, कितना, कहाँ और कैसे मिलेगा. छठा, कितनी जल्दी आप नेटवर्क बना रहे हो. क्रिएट ए ग्रुप ऑफ पीपल जो आज के डेट पे आपको पैसा दे सकते हैं या आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं. इनको छोड़ के किसी और के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द नेम ऑफ स्टार्टअप. ये 2 चीज जानना जरूरी है. मेरा पोटेंशियल कस्टमर कौन बनेगा, नहीं तो पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन बनेगा. अगर ये दोनों को आप पकड़ नहीं पाए तो आपको लगेगा कि मैं स्टार्टअप में नेक्स्ट 3 साल तक भी काम कर रहा हूँ, मेरे को सक्सेस नहीं आ रहा. I'm stopping it here. So any queries or anything you want to ask me, I'd love to interact and answer it.
इफ यू फील इट्स ऑफ एनी वर्थ एनी वैल्यू, आई थिंक ऐसे लेक्चर आप बहुत सुना होगा. सो स्टार्टअप आइडियाज पे हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, तो यू कैन सर्टनली आस्क. एनीथिंग? So basically, how to distinguish between potentially, sometimes we think this is potentially a big market. Actually, सर आपको धरती पे उतर के कस्टमर के साथ जाके बात करना ही पड़ेगा कि हाउ बिग इज द मार्केट, एंड मार्केट पे बोलना कि मैं प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हूं और एक्चुअली पैसा देके खरीदना, दोनों में डिफरेंस है. तो जब आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ अपनी आइडियाज को डिस्कस करते हो, कि ऐसे एनवायरनमेंट में डिस्कस करते हो, तो सबने आपको बोलेंगे कि यस मैं तुम्हारा कस्टमर बन सकता हूँ. बट बोलना कस्टमर बन सकता हूँ और एक्चुअली पेमेंट करके कस्टमर बनने में डिफरेंस है. सो हाउ फास्ट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द पीपल हु आर गोइंग रेडी टू बाय फ्रॉम यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे आपका प्रोटोटाइप स्टेज पे है या आपका प्रोडक्ट का अर्ली स्टेज का वैलिडेशन है, आप किसके साथ वैलिडेशन कर रहे हो वो बहुत एसेंशियल है. अगर कस्टमर सच पे आपका प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहा है, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, आई थिंक नथिंग लाइक इट. और मैं एक सिंपल सोल्यूशन देता हूं कि आप नया टेक्नोलॉजी, नया चीज को टेस्ट करके मार्केट डेवलप करना सबसे टफेस्ट चीज है. एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या. इफ आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड ट्राई टू प्रोवाइड, उस पर चाहे इनोवेशन हो, मैं आपको सारी स्टार्टअप जितनी भी सक्सेसफुल यूनिकॉर्न है बता रहा हूँ, मैं सबकी एग्जांपल दे सकता हूँ. सबका अंदर वही है कि उनको पता है कि कस्टमर को चाहिए. जैसे ओयो को चाहिए कि उनको पता है कि पब्लिक को होटल चाहिए, एंड उससे पहले भी काम होता था, आज के डेट पे भी होता है. वो पहले फोन करके बुकिंग करते थे, आज ऑनलाइन बुकिंग करते हैं. बट ओयो इज नॉट अबाउट फोन बुकिंग सोल्यूशन. ओयो क्या है? ओयो इज ऑफरिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर. सो ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. परसेप्शन कस्टमर को क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसको पता है कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, मेरे को एक स्टैंडर्ड होटल मेंटेन करना है कि कस्टमर आए तो इतना पैसा देगा. सो द पॉइंट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू प्रोपोजिशन यू आर ऑफरिंग एंड कस्टमर कहाँ पे है. एंड जैसे मैं सबको बात करता हूँ, वो उसका पहला वेंचर नहीं था. आपको पता है उससे पहले उसने क्या वेंचर किया था? रितेश अग्रवाल का. हाँ, उसके क्या, आप कभी भी टाइम लगाओ आपको पता चलेगा कि कितनी वेंचर में काम किया है. पैसा किसने डाला ओयो पे? ओयो को फंडिंग किसने किया? सॉफ्ट बैंक तो अभी है. उसको पीटर थायल ने $1 मिलियन दिया था आइडिया को लेने के लिए. आप पढ़ो कि वो पीटर थायल के पास पहुंचा कैसे. पेपाल का इन्वेस्ट प्रोमोटर ने उसको दिया. बट उससे पहले आई थिंक रितेश का एग्जांपल मैं हर एक जगह पे जाके बात करता हूँ. रितेश वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट, दैट द वे पीपल नो, बट ही हैज ट्रैवल्ड टू ऑल पॉसिबल IIMs इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद, जहाँ पे जाके फैकल्टी के साथ बैठ के बोला कि मैं ऐसा आइडिया में हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ. मैं सबको, सारी स्टार्टअप कम्युनिटी को पूछता हूँ, आप अपनी जो ये इंक्यूबेशन जोन छोड़ के कितनी बार बाहर जाके पटना में जितनी बेस्ट ब्रेन से आप कितने जने से बात किया है? कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा फर्क नहीं पड़ता है. बहुत सारी प्रोफेसर ने उसको बोल दिया कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, क्या लेके आ रहे हो. बट somebody at some point of time उसको एक आइडिया है, ठीक है तुम नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे एक्सेलरेशन प्रोसेस है वहां चले जाओ. गेट इन टच विद पीटर वेंचर वाज फ्लंक लाइक एनीथिंग. ही कम विद द सेम आइडिया, sold it the idea to Peter Thiel and $1 million changed the whole thing, and that's the way आपको लगता है कि वो है. So अगर जहां पे आप ये सबकी बैकग्राउंड स्टोरी देखोगे, they are all solving simple problems. हम लोग बहुत पैशनेट है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं. मेरे को टेक्नोलॉजी लाके प्रॉब्लम सोल्यूशन करने वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ गूगल या बड़े कंपनी जिसका with the huge amount of investor money can be founded. Initial stage पे I need to work with the product which is easily can be marketable. The point मैं इस चीज को easy करूंगा, पैसा कमाऊंगा, I can go and experiment with better ideas, hardcore technologies and try to bring and change the society. बोलता हूँ change the society बात की बात है, पहले पैसा कमा लो. वर्ल्ड चेंज करने के लिए बहुत समय है. बट स्टार्टअप हम लगता है कि हम कम्युनिटी बदल देंगे, वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, डिजीज उड़ा देंगे. 99% फेलियर होने का ये सारी प्रिस्क्रिप्शन है. सक्सेस किसको मिला? मिलेट का हम बिस्किट बना के खिला रहे हैं, मिलेट का उपमा बना के खिला रहे हैं. क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? अगर आप फाइनेंस पे बात करोगे, मैं आपको 40 बिजनेस आइडिया दे सकता हूँ, सर एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना को 1 सेकंड में कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ. मैं बोलता हूँ ये चीज बनाओ ना मार्केट को. अगर सबको मिलेट खाना है, इंडिया में इतना डायबिटिक पॉपुलेशन है, अगर सबके ग्लूकोज का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल कम करना है, इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है. वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, सोल्यूशन सिंपल है. ये जो योगा किया, क्या नाम उसका आपका, रामदेव बाबा ने बेचा क्या?
आप बिजनेस मॉडल समझो कि इनोवेशन क्या है। रामदेव बाबा का इनोवेशन क्या है? रामदेव बाबा ने योगा किया। योगा एक ओल्ड टेक्नोलॉजी था, पहले से था, मैं टेक्नोलॉजी मानता हूँ। चलिए योगा कैसे करोगे, डिजीज ओल्ड था, मार्केट भी पुरानी है, सबको डिजीज से निकलना है, बीमारी तो होना ही है, जैसे भूख लगना है, खाना चाहिए, सबको चाहिए तो सही। रामदेव बाबा ने आके खड़ा हुआ, बोला कि योगा करो, 100 आदमी बोले कि ये योगा से अच्छा हो जाता है। योगा को ऐसे इंटरप्रेट किया कि पेट को ऐसे घुमाओ, कान को ऐसे घुमाओ, और ऐसा योगा किया, उसको गारंटी ये था कि आप लोग को योगा दोबारा नहीं कर पाओगे। जितनी पब्लिक को 15 दिन का कैंप करते हैं, उसके बाद 6ठा दिन या 16 दिन कभी भी वो योगा नहीं करते। रामदेव बाबा ने बोला कि 15 दिन योगा करो या 5 दिन करो, और अगर नहीं होता है तो मेरे पास एक लिक्विड है जो ये ग्रास का ऑयल है, ये लौकी का जूस है, ये उसकी जूस है, इसको पियो। योगा अगर नहीं होता है तो ये कुछ भी कर सकता है। 90% पब्लिक को योगा हुआ नहीं, वो सब पानी पीना शुरू कर दिए, और आज के डेट पे हाईएस्ट फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। जिस दिन धंधा समझोगे उस दिन टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भूत से निकल जाओगे, धंधा करना शुरू कर। उस दिन स्टार्टअप में, ये मैं सबके साथ बात करता हूँ, एंड ऑफ द डे मैं किसी को बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को जहां से मत आओ। टेक्नोलॉजी को, मार्केट को कन्विंस करने के लिए आई कैन गिव यू 100 एग्जांपल फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। मार्केट को कन्विंस करना, कस्टमर को भगाना सबसे टफेस्ट चीज है। आपको कैश बर्न करना पड़ेगा कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट और सोल्यूशन समझाने के लिए। वो सब टाइम वेस्ट करने से बेटर है कस्टमर को पूछो कि तुमको चाहिए क्या। कस्टमर को कोई काम नहीं करना, उसको लेजी बन के लाइफ एंजॉय करना, सही है कि नहीं? फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट हमारा क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन में आप बताओ ना कितना। क्लाउड किचन, स्विगी इज अ प्लेटफॉर्म, क्लाउड किचन इज अ प्लेस जहां पे हम लोग खाना बना के, आप क्लाउड किचन सर्च करो, इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न कितना है, आप खुद कैलकुलेट करो, मेरे से बात करो। आपका पास बिजनेस आइडिया अगर उससे ज्यादा रिटर्न देता है तो कर लो। सिंपल है ना? गलत कुछ बोल लो, गलत बोल सकता हूँ, मेरे को बात, आपको जब तक दिमाग में घुसेगा, मेरे से आर्गुमेंट करोगे तब लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं प्रवचन करके चले जाऊंगा, बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ, सबके दिमाग पे एक क्वेश्चन डालता हूँ, सो दैट यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू विल कम आउट द वेरी गुड थिंग। एंड दैट इज द ओनली रोल आई डू। आई जस्ट गो टू द पीपल, टॉक टू पीपल, ट्राई टू डू वन थिंग, दैट आप जो कर रहे हो उसको क्वेश्चन करो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग। दुनिया में बहुत बंदे मिलेंगे जो आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट वो जो बहुत अच्छा बोलेंगे, आपका आइडिया में 1 रुपया लगाएंगे ना, आपका कस्टमर बनेंगे। आपको अवार्ड फंक्शन में 100 रुपए का एक प्लास्टिक का प्लेट देंगे कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप, और आपको भी पता होगा ऐसे 100 का लिस्ट होगा जिनको अवार्ड मिला होगा और आज के डेट पे कुछ नहीं कर रहे होंगे। चॉइस इज योर्स। आपको पेपर का पहले चरण पे बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड चाहिए या धंधा चाहिए जो 15% से, नॉर्मल सिंपल लॉजिक है। मैं सबको पूछता हूँ कि आप कितना अर्निंग कर रहे हो। मेरे पास अगर पैसा होता, जो सब बोलते हैं पैसा चाहिए, वो तो अगर पैसा है तो मैं स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा। करना कुछ नहीं है, 15% रिटर्न मेरे को मिलना ही मिलना है। BSE सेंसेक्स इज गिविंग 10 to 15% रिटर्न ओवर द लास्ट 5 to 10 years पीरियड। अगर मेरा पास पैसा होता, कुछ नहीं करना था, मैं तो 15% रिटर्न दे सकता हूँ। और अगर आपके पास आइडिया है, मेरे को 15% से ऊपर का रिटर्न दे सकते हो, आप लेके आओ, आपके पास इन्वेस्टर की कमी नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिटर्न 12 से 14 से 15% रिटर्न सब कमा सकते हैं। आपकी आइडिया में क्यों पैसा डालें? मैं पैसा और टर्म पे रिटर्न में बात करूंगा, तो आप ये सिंपल स्टोरी बात करो। मैं इन्वेस्टमेंट स्टोरी जब बात करता हूं, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी आइडिया अगर सच में पावरफुल है, आप मेरे को 20% से 25% का रिटर्न दिखाओ। अगर वो रिटर्न नहीं है और आप सपना देख रहे हो कि वर्ल्ड बड़ा हो जाएगा, सब मेरे पास आ जाएंगे, तो सपना में इन्वेस्ट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री है। रियल लाइफ, रियल स्टोरी के लिए हमको रियल बिजनेस, रियल आइडियाज पे इन्वेस्ट करना है। आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर, नहीं तो और जो भी अगर कोई कंट्रोवर्शियल लगा, आप मेरे को मेल कर सकते हो। satya@ediindia.org इज माई ईमेल आईडी। SATYA satya@ediindia.org।
EDI India.org. I have the questions are over. I will wrap it here. And it was a wonderful session. And नहीं सर मैं तो सिर्फ स्टोरी सुना है कुछ नहीं किया. maybe from tomorrow, everyone starts doing great. नहीं सर सबको वो क्वेश्चन पूछना जरूरी है. सबको लगता है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे बिजनेस होता है. We should have a separate session on how Gujaratis do that. नहीं ना सर गुजराती तो ठीक है. थॉट प्रोसेस है कुछ नहीं. इसको थॉट प्रोसेस ये है कि इसमें इंडिया में जितनी बिजनेस है कम्युनिटी ड्रिवन है. चाहे मारवाड़ी से पंजाबी से या जो भी है अक्रॉस इंडिया सारी के सारी बिजनेस कम्युनिटी ड्रिवन है. और कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस का सिंपल लॉजिक है कि अगर किसी एक को नुकसान होता है तो 5 आदमी खड़े होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. इफ यू कैन क्रिएट दैट कम्युनिटी इनसाइड ए इंक्यूबेशन सिस्टम आपको कुछ करना ही नहीं है. Have been traditionally job seeking community here in Bihar, and especially. सर कोई इशू नहीं है. मैं सबको बोलता हूँ कि जॉब करो. जब तक जॉब नहीं करोगे मार्केट का रियलिटी नहीं समझोगे. आपको तब पता चलेगा कि मैं जब 12 से 15 घंटा किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तभी जाके समझ में आएगा कि मेरे अपनी आइडिया के लिए 20 घंटा काम करना कितना एसेंशियल है. आप किसी दूसरे के आइडिया में 15 घंटा काम कर लेते हो सेटिस्फाई रहते हो. अगर वो चीज जिस दिन घटेगा उस दिन आप एंटरप्रेन्योर बनोगे. तो सबको तो 5 साल जॉब तो करना ही चाहिए. मैं उस चक्कर में सर 25 साल कर दिया. सर उसकी एक लिमिट है. वो 5 साल को आप क्रॉस कर लोगे तो वो दोबारा साइकिल आने के लिए आपको टाइम लगेगा. जितनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो 25 से 35 है. सर ये वर्ल्ड वाइड एवरेज है सर. आई एम नॉट दिस इज अ वर्ल्ड वाइड एवरेज. 25 से 30-35 का अंदर या फिर नेक्स्ट साइकिल आता है आपको 45-50 से 55 का अंदर. सो लाइफ विल गिव यू 2 अपॉर्चुनिटीज. ये दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी पे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. नहीं तो मेरे जैसे प्रवचन कर पाओ. So I now like to request Pramod sir to present both our hands. तो लगता है कि आप जितने भी लोग यहाँ हैं उनको एक अलग जो है सोचने का मतलब तरीका जो है प्रोफेसर सत्या ने बताया. तो हम लोग अच्छा है जैसे इन्होंने बहुत ऐसा चीज बताया जो हम लोग जिस विषय पे नहीं सोचते हैं. तो हमको लगता है कि ये सेशन बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए रहा होगा. आगे भी हम इनसे आप लोगों को मेंटरिंग कराते रहेंगे. ईडीआई हम लोगों के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहा है करेगा आगे. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर प्रोफेसर सत्या को. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एक बार फिर. मैं इनको कहूँगा कि आज एयरपोर्ट से आए हैं और सीआईएमपी के चक्कर में हैं दिन भर से. हमको लगता है सर अभी हमको पता चला है खाना भी शायद नहीं खाए हैं. नहीं सर वो खाना बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सत्या एक बार फिर से. मैं करना चाहूंगा एक छोटा सा टोकन का appreciation. थैंक यू सर. थैंक यू.